Hello everyone, welcome back to the Vedanta Education. Good morning. Today as usual हमारा जो लेक्चर चल रहा था बेसिक केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट आपका जो चल रहा था, देखिए इसके अंदर राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ें कम ज़्यादा हो रही हैं, बट वी विल कवर ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। हम सारी आपकी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, जो आपको बहुत ज़रूरी पढ़ने वाली हैं आगे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, आप फर्दर स्टडीज़ फॉर द 12th एंड ऑल। ठीक है, 11th के एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो हो सकता है कि ये आपके कम हो गया हो सिलेबस, लेकिन अगर आप ये सोचें कि हमें नेक्स्ट ईयर पूरा पढ़ना है या उसके बाद हम प्रिपरेशंस करेंगे तब पूरा पढ़ना है, देन यू हैव टू बी टेक ऑल द सिलेबस इन द 11th क्लास एज वेल। ओके, तो हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। डोंट वरी, अपने को नॉलेज गेन करना है, हमें दौड़ नहीं लगानी है, हमें नॉलेज गेन करना है। 11th क्लास इज़ टू गेन द नॉलेज, इट इज़ योर फर्स्ट स्टेप फॉर द न्यू प्रोफेशनल कोर्सेज एज यू हैव ऑप्टेड द साइंस। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़े। बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर है, इसमें आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर हमने आज जो टॉपिक लिया है वो लिया है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन तो आप समझ रहे होंगे, इसका मतलब क्या है कि केमिकल्स का कॉम्बिनेशन होना या कंबाइनिंग द केमिकल्स, केमिकल का आपस में जुड़ना, दैट इज केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उसमें बात ये आती है कि क्या केमिकल्स का कॉम्बिनेशन ऐसे हवा में हो जाता है, क्या अपने हिसाब से हो जाता है, क्या उसका कुछ ना कुछ फिक्स रेशियो होता होगा, कुछ ना कुछ फिक्स रूल्स होते होंगे। तो उन चीज़ों को समझाने के लिए कि किस केमिकल का किस टाइप से कॉम्बिनेशन होगा, कितने रेशियो में होगा, कितने क्वांटिटीज़ में होगा, वो चीज़ों को सबको समझाने के लिए बहुत सारे लॉज दिए हुए हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल लॉज बोलते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारे पास में वो है, फर्स्ट जो है हमारे पास लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। बच्चों आपने 10th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, है ना, ये पढ़ा होगा आपने कि एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। कुछ वैसा ही इसके अंदर भी लागू होने वाला है। देखिए सबसे पहला, इट इज गिवन बाय लेवॉइजर। और आपको मालूम हो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, लेवॉइजर को ही बोलते हैं ना फादर ऑफ केमिस्ट्री। और ये जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन किसने दिया था, लेवॉइजर ने दिया था। देखिए, विच स्टेट्स दैट ये क्या कहता है बच्चों, हमने यहाँ पे आप देखेंगे कि मास कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब मास जो है वो कंजर्व्ड है। समझिए बात को, वो क्या है, कंजर्व्ड है। मतलब यूनिवर्स के ऊपर जितना मास ऑफ द केमिकल है वो पहले भी था और आगे भी रहेगा। लेकिन आप देखेंगे कि भैया कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, विच स्टेट्स दैट द mass of matter is neither produced nor destroyed। ये कहता है कि किसी भी मैटर का जो मास है वो ना तो प्रोड्यूस हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। मीन्स द मैटर इज ओनली कन्वर्टेड इनटू different forms but mass is constant। समझ रहे हैं, मतलब यूनिवर्स पे जो पहले मास था वो आज भी उतना ही है। मैं आपको एक रिएक्शन से समझाता हूँ। देखिए फॉर एन एग्जांपल हम बात करते हैं कि मैंने H2 को Cl2 से रिएक्ट कराया तो 2HCl बना। ठीक है,
क्या बन रहा है, H2 प्लस Cl2 करते हैं तो 2HCl बनता है। अब आप ये कहें कि सर मैं ये कहूँ कि भैया मैंने तो एक ही HCl चाहिए, ठीक है मैं ये कर देता हूँ। तो अब आप इस लॉ के हिसाब से आप देखिए कि भैया हमें क्या करना है, मास को कांस्टेंट रखना है और मैटर जो है उसकी फॉर्म बदल सकती है लेकिन वो डिस्ट्रॉय या प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। फॉर्म तो बदल रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस थी, क्लोरीन गैस थी, HCl में कन्वर्ट हो गई, HCl गैस में कन्वर्ट हो गई, है ना, फॉर्म ही बदल रही है ना, लेकिन उसका क्वांटिटी और मास ऑफ द मैटर जो है दैट विल बी कांस्टेंट। मतलब कि हाइड्रोजन जितना यहाँ है उतना ही यहाँ होना चाहिए, Cl जितना यहाँ है उतना ही यहाँ होना चाहिए। नाउ यू फाइंड हाउ द क्वांटिटी और मास इज देयर। अब देखिए इसके लिए हम ये सोचें कि भैया हाइड्रोजन का एक का कितना मास होता है, एक, तो देखो मास कितना है, एक का एक तो दो का दो हो जाएगा। Cl का कितना होता है 35.5 होता है ना, और 2 Cl है तो कितना हो गया 71, ठीक है। इसमें देखो हाइड्रोजन का एक और Cl का क्या 35.5, तो 1 प्लस 35.5 इक्वल्स टू 36.5। इज इट ओके, इज इट ओके? नहीं, गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। देखो 71 प्लस 2 कितना हो गया 73, टोटल कितना लिया था 73, मिला कितना 36.5। अरे ऐसा तो होता ही नहीं है, मास जितना आप रिएक्शन में लोगे उतना ही प्रोडक्ट में आपको मिलने वाला है, चाहे वो किसी दूसरे प्रोडक्ट की फॉर्म में मिले, चाहे उस मैटर का फॉर्म बदल जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कांस्टेंट रहना है, इसलिए कितना कम पड़ रहा है, देखो 71 प्लस 2 मतलब 73, और आप इसको देखोगे तो इसका डबल कर दो तो क्या हो सकता है, वो इतना हो सकता है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 2 किया, नाउ इट इज 73। अब देखें यहाँ पे भी 73, यहाँ पे भी 73, तो मैं लिखूं मास ऑफ मैटर इज टेकन 2 plus 71 equals to 73 and mass of product is obtained 73. So mass is conserved। और बच्चों आप इसको गौर से देखें तो एक चीज़ है कि आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको हमें बैलेंस करना होता है। बैलेंसिंग क्यों करते हैं बच्चों, ये बताइए आप, बैलेंसिंग करते ही क्यों है? ऑल अबाउट ड्यू टू दी बैलेंस दिस लॉ। इस लॉ को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, ताकि आपने जितना रिएक्टेंट लिया उतना ही आपको प्रोडक्ट मिले, मास उसका कंजर्व रहे, इसलिए उसको हमने बैलेंस करना है। ये 2 हमने बैलेंसिंग के लिए लगाया और 2 लगाते ही दोनों का मास रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में बराबर आ रहा है। आर यू क्लियर विद दिस? ओके, सो मास इज कंजर्व्ड, यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ द लेवाइजर है। ठीक है क्या बच्चों, समझ में आपको आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद में अगर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमारे पास में लॉ आता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। सेकंड, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी बोलते हैं। ठीक है क्या बच्चों, ध्यान देना, ध्यान देना, ये किसने बताया है उस पर गौर करते हैं। देखिए, दिस लॉ वॉज गिवन बाय प्राउस्ट, ये बाबा हैं, साइंटिस्ट बाबा, इन्होंने ये लॉ दिया था। अब देखो डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए मैं इसके डेफिनेशन लिखता हूँ, इस लॉ को लिखता हूँ, क्या होता है, दिस स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है, दैट
when two elements form a compound। ठीक है, दो एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, तो उनमें क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से ऑब्टेन हो। ठीक है, एंड द कंपाउंड is obtained from different sources, but all will have the same रेशियो। देखिए, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, रेशियो ही है ना। कोई भी कंपाउंड है उसमें दोनों एलिमेंट्स का कितना रेशियो है, कितना प्रोपोर्शन है, उसको हम चेक करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स H2O, which can be sourced from, जिसको हम बहुत सारे सोर्स से ले सकते हैं। टैप वाटर से लेंगे, हैं रिवर से लेंगे, ठीक है, वेल से लेंगे, ठीक है, पॉन्ड से लेंगे, केमिकल रिएक्शन से लेंगे, कहीं से ही ले लो, है ना। all will have same formula H2O in which proportion, ठीक है, क्या दोनों का प्रोपोर्शन, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, रेशियो, will be same always। कितना है, 2:1। बोलो, बात समझ में आती है क्या? तो आप इसको गौर कीजिए कि भैया आपने वाटर ऑब्टेन किया, टैप वाटर ले लिया, कुएं से, वेल से निकाल लिया, रिवर से ले लिया, ठीक है, कहीं से भी ले लो, सब में उसका फॉर्मूला क्या आने वाला है, H2O। और उन दोनों का जो प्रोपोर्शन है बच्चों, ठीक है, उन दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो 2:1 होगा। या हम इनके मास के रेशियो की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, इनके मास के रेशियो की बात कर लेते हैं, वो हमेशा सेम रहेगा। अब देखो, हाइड्रोजन का कितना होता है मास, एक का एक होता है, तो दो है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और इसी को मैं क्या लिख दूं, 1:8। तो हमेशा वाटर के अंदर मास का जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, दैट विल बी, व्हाट इज दैट, यू कैन सी 1:8, यही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि आप कंपाउंड किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कर लीजिए, कोई फर्क नहीं है हमें, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप उसमें ये गौर कीजिए कि सभी में प्रोपोर्शन सेम है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना, यस, वी कैन सी दिस इजीली। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें नेक्स्ट लॉ मिलता है, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप इनको देखिए, दोनों लॉज को समझिए और नोट डाउन कीजिए। ओके, चले, क्या हो गया होगा आपका? ठीक है, चलिए देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नेक्स्ट है, थर्ड लॉ की हम बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, आपने नहीं लिखा है तो आप पॉज करके लिख सकते हैं वीडियो को, डोंट वेट फॉर दिस, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता ना, वीडियो फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, कंपोनेंट हमारा जो है वो कवर कम होगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन,
देखिए इट इज गिवन बाय डाल्टन, ये किसने दिया? अब आ गए डाल्टन बाबा। डाल्टन बाबा ने ये दिया विच स्टेट्स दैट, जो क्या कहता है, देखिए व्हेन, जब टू एलिमेंट्स फॉर्म्स मोर देन वन कंपाउंड। ध्यान देना, जब दो एलिमेंट्स ने क्या किया, आपस में जुड़ करके बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया, देन द रेशियो ऑफ फर्स्ट एलिमेंट will always simple when it is combined with second element to its फिक्स्ड अमाउंट। ध्यान देना, ये कहता है कि भाई जब टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब क्या करते हैं, दो एलिमेंट ले लिया और बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, देन द रेशियो ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सभी कंपाउंड्स में किसी एक फर्स्ट एलिमेंट का रेशियो ले लो, वो क्या करेगा, ऑलवेज सिंपल होगा। ठीक है ना, उसका रेशियो हमेशा क्या होगा, सिंपल होगा, जब उसको दूसरे एलिमेंट की एक फिक्स्ड क्वांटिटी से हम ऐड करें सभी कंपाउंड्स के अंदर। फॉर एन एग्जांपल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, अब वो क्या करते हैं देखो, और मैं जो ये हमने बात बोली है उसको अपन समझते हैं, जो लॉ बोला है इसको अपन समझते हैं कि भैया ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखिए N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। ठीक है, अब देखिए, अब आप चेक कीजिए, पहले तो इन दोनों के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर ये कंपाउंड्स बनाए हैं, और इनमें इनकी क्वांटिटी कितनी है। एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है बताइए, 14 होता है। तो यहाँ पे दो है तो कितना हो गया, 28 रेज टू ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। यहाँ पे नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे नाइट्रोजन का 14 एंड 14 28 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 48। ठीक है ना, 3 है ना, नाइट्रोजन वही 2 है, 28 रेज टू ऑक्सीजन 4 है, तो कितना हो जाएगा 64। नाइट्रोजन वही कितना है 28 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बताइए 80। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, और आप देखें कि भाई अगर मैं ये कहता हूं कि इन कंपाउंड्स के अंदर अगर नाइट्रोजन का फिक्स अमाउंट ले लेता हूं, देखना व्हेन 14 पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन, देखना are taken, then oxygen is, यहां पे यही लिखा है, देखना बच्चों ध्यान देना कि जब ऐसा किया तो पहले एलिमेंट का रेशियो हमेशा क्या होगा, सिंपल होगा, जब दूसरे एलिमेंट को हमने फिक्स कर देना है। ठीक है, तो देखो मैंने दूसरे एलिमेंट को क्या कर दिया, नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया कितना 14। तो अब सब में ही नाइट्रोजन को आप 14 करते हो तो चेक कीजिए कि ऑक्सीजन जो है उसका रेशियो क्या आएगा, सिंपल आएगा। कैसे, इसमें देखिए ऑक्सीजन रेशियो, इसमें देखो कितना है, नाइट्रोजन को कितना करना है 14, या 28 है, आधा कर दूंगा 14 के लिए, तो 16 से आधा कितना हो जाएगा 8। इसमें देखो, इसमें तो 14 ही है ऑलरेडी नाइट्रोजन, तो 16 ही रहने दूं ऑक्सीजन को,
इसमें देखो नाइट्रोजन कितना 28, आधा किया तो कितना हो गया 14, 14 के लिए चाहिए। अगर मैं इसको आधा करता हूं तो ये भी कितना हो जाएगा आधा, तो कितना हो गया 24। इसमें भी आधा करना है ना नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन हमने फिक्स कर रखा है 14, तो इसका भी आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा 32। ठीक है, इसमें भी नाइट्रोजन आधा, तो इसमें भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हमने क्या कर दिया 40। अब देख लो रेशियो इज, ये ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ रहा है देखो 8:16:24:32:32:40, या फिर मैं इसको क्या लिख दूं 8 1 जा 8, तो1:2:3:4:5। दिस इज व्हाट सिंपल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां पे ये जो बोल रहा है ना कि भैया जब दो एलिमेंट बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं तो पहले का जो रेशियो है वो सिंपल होगा, ये पहले का जो रेशियो है ना वो सिंपल आ रहा है देखिए। लेकिन कब, जब जो हमने दूसरा एलिमेंट लिया है नाइट्रोजन उसको फिक्स करना है, मैंने फिक्स कर दिया, तो नाइट्रोजन को अगर मैं 14 फिक्स कर देता हूं और उससे जुड़े हुए सभी ऑक्सीजन का रेशियो देखता हूं, देन इट विल कम्स फिक्स्ड और सिंपल रेशियो। अच्छा, सिंपल रेशियो में समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, बताइए सिंपल रेशियो आपको समझ में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है? ज़्यादा इसमें लोड लेने की बात नहीं है। सिंपल रेशियो का मतलब ही क्या है, रेशियो फ्रैक्शन में या डेसिमल्स में नहीं आ रहा है। ये कैसा आएगा, इट विल बी इन द सिंपल फॉर्मेट, जो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, क्या समझ गए? समझ में आ रहा है? चले आगे बढ़े, चलो आप इसको नोट डाउन कीजिए, संभालिए क्या है कैसे है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चले बच्चों, चलो आगे देखो। अब हमने बात करना है फोर्थ लॉ की, मैं बात कर रहा हूं। देखिए फोर्थ लॉ क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखिए लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड गिवन बाय द गैल्यूसेक साइंटिस्ट नेम है। देखिए अकॉर्डिंग टू इट ये क्या कहता है कि भैया अगर कोई दो गैसेस आपस में कंबाइंड करके कोई गैस प्रोडक्ट बनाती है तो उनका कॉम्बिनेशन जो है वो वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में होगा। ठीक है, देखिए टू गैसेस विल कंबाइन and give gas product in their simple ratio of volumes। वॉल्यूम्स के सिंपल रेशियो में ये सारी कहानी होने वाली है। ये क्या कहता है कि भाई जब भी दो गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं और गैसियस प्रोडक्ट देती है तो वो कॉम्बिनेशन किस में होगा, उनके वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में होगा। ठीक है, आप देखिए, और प्रोडक्ट जो होगा वो भी सिंपल रेशियो में ही आने वाला है। फॉर एन एग्जांपल अगर आप बात करते हैं कि हाइड्रोजन गैस ने Cl2 गैस से रिएक्ट करके HCl गैस बना दी है, Cl2 भी दो है और हाइड्रोजन भी दो है, तो मैंने यहाँ कर दिया। देखिए स्टोइकियोमेट्री आगे चल के आने वाली है ना। स्टोइकियोमेट्री में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि स्टोइकियोमेट्री होता क्या है। किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, उन सब चीज़ों को शो करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं ना, उसको हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो देखो इसमें स्टोइकियोमेट्री कितनी है, हाइड्रोजन के आगे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है यहाँ, तो ये भी 1 है, ये नहीं है स्टोइकियोमेट्री, आगे होना चाहिए। HCl के आगे क्या है 2, तो ये क्या है, इसकी स्टोइकियोमेट्री है। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 वॉल्यूम। ठीक है, ये भी क्या है 1 वॉल्यूम और ये क्या है 2 वॉल्यूम्स। तो मैं देखिए रेशियो की मैं बात करता हूँ, रेशियो ऑफ दीज वॉल्यूम्स देखो 1:1, ये दोनों रिएक्टेंट तो इसमें है और ये प्रोडक्ट है।
ये क्या है, इज सिंपल। देखिए कहीं पे भी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आ रही है, कोई डेसिमल इसमें नहीं आ रहा है। तो ये लॉ जो है वो किसने दिया, गैलुसेक ने दिया, और कहा कि भैया अगर कोई दो गैसेस कंबाइन करके गैस प्रोडक्ट दे रही है तो वो अपने वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन करेगी। यस, इनके ये देखिए ये है इनके कॉम्बिनेशन के वॉल्यूम्स जो सिंपल रेशियो में है। ध्यान देना, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल है, गैसेस ओनली, बट नॉट फॉर सॉलिड्स। सॉलिड्स के लिए ये नहीं है बच्चों, ध्यान देना। नेक्स्ट देखिए, बर्जीलियस एंड एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। हालांकि दिस इज ए हाइपोथेसिस, इसका मतलब क्या है कि ये एक आप ये बोल सकते हैं कि एक कल्पना मात्र है, ठीक है, इट्स अ थॉट ऑफ दीज टू साइंटिस्ट, ठीक है ना। तो अब देखिए हम ये कहते हैं कि क्या चीज़ है और ये क्या बोलता है। तो इसमें ध्यान देना बच्चों कि अगर हम ये कहें कि पहले आप जब आपकी बुक वगैरह में देखेंगे तो केवल अवोगाद्रो के हाइपोथेसिस देखेंगे, सो डोंट वरी। पहले क्या था, बर्जीलियस ने ये हाइपोथेसिस दी जिसमें काफ़ी कमियां रह गई थी, उनको इम्प्रूव करके अवोगाद्रो ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी, ठीक है। सो डोंट वरी अगर आपको ऐसा दिखता है कि सर उसमें तो एक ही दे रखा है। देखिए फर्स्ट Berzelius gave hypothesis which was not correct, so improved by Avogadro। ठीक है, तो अब इसमें साइंटिस्ट के नाम बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये दोनों साइंटिस्ट इसमें है, ठीक है। देखो बर्जीलियस की हाइपोथेसिस क्या है, ये देखिए क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू इट, the same volume of combining gases will have same number of atoms at same pressure। इसने क्या कहा कि सर ध्यान दीजिए, क्या कहा कि सर अगर कोई दो गैसेस आपस में कंबाइन कर रही हैं और उनके वॉल्यूम सेम हैं तो उनका जो नंबर ऑफ एटम्स होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर लेना बच्चों, सेम कर लेना, ठीक है। क्या कहता है कि सर अगर कोई दो गैसेस कंबाइन कर रही हैं सेम टेम्परेचर प्रेशर पे तो उनके सेम वॉल्यूम होने पर उनके एटम्स भी सेम होंगे। पहली गैस का अगर 1 लीटर है और दूसरी का भी 1 लीटर है तो पहली गैस जो उसका 1 लीटर वॉल्यूम है उसमें अगर 10 एटम है तो अगली में भी 10 एटम ही होंगे, चाहे वो गैसेस कोई भी हो। ये कहता है बर्जीलियस। क्या कहता है कि दो गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे कंबाइन कर रही हैं, अगर उन दोनों के वॉल्यूम बराबर है ना, 1-1 लीटर है तो नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर होंगे। अगर इसके 10 एटम है तो इसके भी 10 एटम होंगे, अब चाहे गैसेस कोई भी हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? चलो तो इस बात को अपन यहाँ पे प्रूव करते हैं, लिख के देखते हैं विद द एग्जांपल। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में मैंने कहा कि भैया H2 गैस ने Cl2 गैस को पकड़ा और 2HCl गैस को बना लिया। स्टोइकियोमेट्री क्या है, इसके आगे क्या है 1, तो इसका 1 वॉल्यूम, इसका भी क्या है 1 वॉल्यूम और इसका क्या बना रहा है 2 वॉल्यूम बना रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के देखो सेम वॉल्यूम है, तो देखो
अगर मैं कहूँ कि भैया इन दोनों में क्या होंगे, एटम्स तो सेम होने चाहिए, तो इसके अंदर क्या होंगे, n एटम होंगे। मान लेते हैं इसमें n एटम है, तो इसमें भी क्या होंगे, वही n एटम ही होंगे, है ना। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से HCl बन रहा है जिसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है, इनसे डबल है, तो इसके क्या हो जाएंगे, 2n एटम हो जाएंगे, है ना। कितने हो जाएंगे, 2n एटम हो जाएंगे, ठीक है। अगर ध्यान दीजिए इफ HCl इज प्लेस्ड 1 एटम, अगर बोले कि भैया HCl का मेरे को तो एक एटम करना है, ठीक है ना, HCl के अंदर एक एटम करना है, पॉसिबल होने वाली चीजें नहीं है, ये गड़बड़ है इसमें। तो ऐसे मत बोलना कि HCl में एक एटम कैसे सर, उसमें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 एटम ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो फिर भी अगर मैं कहता हूं कि इफ HCl इज प्लेस 1 एटम, तो ये क्या हो जाएगा, 1 एटम हो गया, है ना, 1 एटम हो गया। और बच्चों इनके दोनों के जितने एटम्स हैं उससे डबल किसके हैं, HCl के। देखो इसका n है तो 2n है, इसका n है तो 2n है, तो अगर मैं इसको 1 करता हूं तो ये हाफ होगा कि नहीं होगा, हाफ एटम होगा कि नहीं होगा, हाफ एटम होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो इसके हिसाब से अगर मैं कहूं कि हाफ एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड्स विद द हाफ एटम ऑफ द Cl गिव्स 1 एटम ऑफ HCl, ठीक है, जो कतई सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि डाल्टन, आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि डाल्टन भैया कहते हैं कि बच्चों एटम इज इनडिविजिबल। एटम क्या होता है, इनडिविजिबल होता है, एटम को नहीं तोड़ सकते हैं। सो अकॉर्डिंग द hypothesis, half atom of hydrogen combine with half atom of chlorine to give 1 atom of HCl, but this is wrong, गलत है, because Dalton says, Dalton ने क्या कहा है, that atom is इनडिविजिबल, एटम को नहीं तोड़ सकते हैं। और आपने तो तोड़ दिया बच्चों, क्या कर दिया, हाइड्रोजन को आधा कर दिया, है ना, क्लोरीन को आधा कर दिया। अरे ऐसे थोड़ी चलेगा, बेचारे उसकी भी तो सुनना पड़ेगा, हैं, डाल्टन को भी तो सुनना पड़ेगा, अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं। आपने तो तोड़ दिया है, तोड़ा तोड़ी नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। चले, तो इसमें कमी है, ठीक है, ये क्या है, रोंग है, दिस इज रोंग। व्हाई, क्योंकि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो फिर एटम की थ्योरी है वो सारी फेल हो जाएगी। डाल्टन भैया ने बोला था कि एटम को मत तोड़ देना, गड़बड़ हो जाएगी, और हमने तो तोड़ दिया, गड़बड़ हो गई, सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी। नहीं तोड़ना है, क्या नहीं तोड़ना है। अगर नहीं तोड़ना है तो फिर क्या करें, बर्जिलियस भैया को नहीं मानेंगे, बर्जिलियस भैया गलत है, यस इट्स रॉन्ग। तो इसको देखते हुए फिर आते हैं अवोगैद्रो, ठीक है, और अवोगैद्रो ने इसको केवल इंप्रूव किया है, बात वही बोली है, बस थोड़ा इंप्रूव किया है। तो अब हम बात करते हैं अवोगैद्रो हाइपो, ठीक है, अवोगैद्रो के हाइपोथेसिस की बात करते हैं। इट इंप्रूव्स द बर्जिलियस हाइपो and talk about, ध्यान देना, about molecule instead of atoms, and says ध्यान देना रे बच्चों, इसने क्या किया, बर्जिलियस को सुधार दिया, उसके जो हाइपोथेसिस थी उसको सुधार दिया, और क्या कहा कि बच्चे वहां एटम मत करे, मॉलिक्यूल कर दे, सफल हो जाएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा तेरा, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाना है, ठीक है, गलत हो गया ना काम। तो मॉलिक्यूल करने के लिए बोलता है, चलो मॉलिक्यूल करते हैं। और ये क्या कहता है, द सेम वॉल्यूम ऑफ कंबाइनिंग gases will have same number of
मॉलिक्यूल्स। और ये वाली बात सबके समझ में बैठ गई, फिट बैठ गई। ठीक है, चलो इसको इसी एग्जाम्पल में फिट करके देखते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस Cl2 गैस से कंबाइन होकर के 2HCl गैस बना रही है। यस, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका वॉल्यूम बताओ, वही 1 वॉल्यूम, इसका भी 1 वॉल्यूम, इसके 2 वॉल्यूम्स। अगर मैं कहता हूं कि इसके n मॉलिक्यूल हैं, अरे बच्चों ध्यान देना, अब यहाँ पे मैंने n मॉलिक्यूल लिखा है क्योंकि बर्जिलियस भैया ने एटम बोल के गलती कर ली थी। अवोगाद्रो नहीं कर रही, क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स बराबर करने। तो इसका n मॉलिक्यूल है तो इसका भी क्या हो गया, n मॉलिक्यूल हो गया। और इनका n और इसका n इसके क्या बना देगा, 2n मॉलिक्यूल। अरे समझ में बैठ रही है क्या बात, 2n मॉलिक्यूल्स। बोलो किसकी समझ में नहीं आ रही। तो इन दोनों का वॉल्यूम सेम है तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। इसका एक वॉल्यूम, इसका एक वॉल्यूम, इसके 2 वॉल्यूम बना रहा है तो क्या होगा, ये n मॉलिक्यूल और n मॉलिक्यूल क्या करेंगे, 2n मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब कर दो, व्हेन सो अगर मैं क्या कहता हूं, इन मॉलिक्यूल्स को 1 करता हूं, व्हेन HCl इज पुटिंग 1 मॉलिक्यूल। ध्यान देना, अब HCl को मैं 1 मॉलिक्यूल करता हूं तो HCl क्या हो गया, 1 मॉलिक्यूल हो गया। अब देखो HCl कितना है, डबल है इसका, Cl का 1 था तो इसका 2 है। तो अब इसको मैंने 1 कर दिया तो इसको आधा कर दूं क्या, हाफ मॉलिक्यूल। अरे बच्चों सारा काम वही हो रहा है, उसने बस एटम रखा था, ये मॉलिक्यूल रखा है, इसको भी क्या कर दिया, हाफ मॉलिक्यूल। अरे ये तो बात सही है, गलत नहीं है, सही है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल को आधा किया जा सकता है, मॉलिक्यूल कुड बी हाफ। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होता है, 1 and 2 एटम्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं। एंड सो वी कैन हाफ द मॉलिक्यूल मीन्स 1 एटम। व्हाट, 1 एटम। देखिए कैसे, here hypothesis says that, क्या कहा इसने, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन gives 1 molecule of HCl। यो इधर ले आना, means molecule is divisible, so half molecule equals to 1 atom। ठीक है क्या, इसका मतलब क्या है, हाफ मॉलिक्यूल का मतलब हो गया 1 एटम। इसका मतलब क्या है, हाफ मॉलिक्यूल जो HCl हाइड्रोजन था वो क्या हो जाएगा, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ Cl गिव्स 1 मॉलिक्यूल। ये देखना, हाफ मॉलिक्यूल 1 एटम, हाफ मॉलिक्यूल 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। मतलब अवोगाद्रो भैया ने फिट कर दिया सारा काम कि एक एटम हाइड्रोजन का ले लो, एक एटम किसका ले लो, Cl का ले लो, और क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl बन जाएगा। रिएक्शन में लिख के देख लो बच्चों, गड़बड़ कुछ नहीं है, आप रिएक्शन में लिख के देखिए। आप यूँ कहेंगे कि सर आप कह रहे हैं कि एक एटम हाइड्रोजन का, एक एटम और Cl का क्या बनाएगा, एक मॉलिक्यूल HCl बना देगा अवोगाद्रो के हिसाब से। ठीक है, HCl तो एक मॉलिक्यूल बन गया, लेकिन ये जो आपने लिखा है ना बच्चों, यहाँ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, आप बोलोगे कि सर यही तो कह रहे हो, एक एटम और फिर गड़बड़ बोल रहे हो। बच्चों एटम अकेला नहीं होता, ये भी आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन एटम अकेला कभी नहीं हो सकता, Cl कभी नहीं हो सकता। कैसे रहता है, डायएटॉमिक फॉर्म में 2 एटम आपस में जुड़ के रहते हैं। ठीक है, H2 Cl2 आप देखते हैं, H कहीं नहीं देखेंगे। तो फिर क्या करें, इसको H2 करके यहां हाफ लगा दो, तो H2 मॉलिक्यूल का हाफ मतलब एक एटम। ठीक है, Cl2 करके यहां हाफ लगा दो। अब ये सारी बात सही है अवोगाद्रो भैया के हिसाब से ही। तो ये है पूरा का पूरा हमारा जो अवोगाद्रो और बर्जिलियस की थ्योरी और हाइपोथेसिस है बच्चों। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, दोबारा देखिए, पढ़िए, और इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, फिर हम उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो
एप्लीकेशंस के बारे में देखिए, इसमें पहला एप्लीकेशन आता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, ठीक है, एटॉमिसिटी एप्लीकेशन ऑफ अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। फिर इसने क्या क्या चीजें समझाई। अरे बड़ा मेहनती आदमी था, मैंने देखा था इसको, मैं मिला था इससे, बड़ा मेहनती आदमी था, रोज काम करता था, रोज हाइपोथेसिस समझाता रहता था सबको। अब देखो इसके एप्लीकेशन इसने क्या क्या समझाया। एप्लीकेशंस ऑफ एवोगाद्रो हाइपोथेसिस। देखो इसने क्या कहा, पहली एप्लीकेशन क्या दी, एटोमिसिटी की दी है कि भैया आप इससे एटोमिसिटी निकाल सकते हैं। मतलब क्या है, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल is their atomicity। ध्यान देना, H2 की कितनी है 2, Cl2 की कितनी है 2, है ना, HCl की कितनी है 2, ये क्या है 2, एटोमिसिटी है ना, आप समझ सकते हैं। जैसे ओजोन की है, अमोनिया की है, ओजोन की कितनी है, अमोनिया की कितनी है, बताओ अब आप खुद ही सोच लो कितने एटम है इसमें, 3, इसमें कितने हैं 4, ऑल दीज आर एटोमिसिटी। क्लियर है क्या बात। तो ये पहला एप्लीकेशन इसका हुआ, ठीक है। तो एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, एटोमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम बात करते हैं वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट। रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट। कोई भी आपके पास कंपाउंड होगा उसकी वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट में आपको रिलेशन देखना है। देखो वेपर डेंसिटी मैं पहले पूरा लिख रहा हूं, फिर इसको वीडी लिखूंगा। वेपर डेंसिटी वीडी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड या मैटर, जो भी गैस आपको दी हुई है उसकी आप बात करोगे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ गैस वॉट एवर आपको जो भी दी गई है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 हाइड्रोजन की गैस की डेंसिटी। देखो D इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, है ना, यही होता है ना डेंसिटी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, VD इक्वल्स टू मास ऑफ गैस फॉर V वॉल्यूम। यही तो मैं लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। यहां पे हमने क्या लिखा है, डेंसिटी क्या होता है, मास फॉर दिस वॉल्यूम, ऐसा ही होता है ना। तो मैंने लिखा मास ऑफ दिस गैस फॉर V वॉल्यूम, और यही मैं लिख दूं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, मास ऑफ H2 फॉर V वॉल्यूम। बोलो बात समझ में आती है क्या, ठीक है। अब हमने ये कहा है कि अवोगाद्रो ने कहा है, हमने तो क्या कहा है, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। अवोगाद्रो ने कहा है क्या, अकॉर्डिंग, अरे उसी की तो एप्लीकेशन है, अकॉर्डिंग एवोगाद्रो हाइपोथेसिस। क्या कहता है वो, सेम वॉल्यूम ऑफ गैस हैव सेम मॉलिक्यूल, उसके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखो गैसेस के वॉल्यूम्स क्या है, सेम है, वी है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ गैस फॉर वी वॉल्यूम की जगह मैं क्या कर लूँ, एन मॉलिक्यूल्स कर लूँ, इसको भी एन मॉलिक्यूल कर दूं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो मास ऑफ द गैस फॉर एन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन के लिए था मास ऑफ हाइड्रोजन फॉर एन मॉलिक्यूल्स। ठीक है क्या बात। अरे भैया अवोगाद्रो भैया का हाइपोथेसिस है, ध्यान से देख लो नहीं तो डांटेंगे वो, है ना। तो मास ऑफ द गैस फॉर एन मॉलिक्यूल्स और मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर एन मॉलिक्यूल्स। अगर मैं कहता हूं कि दोनों के
इफ n इक्वल्स टू 1, तो वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू, इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन का मास क्या होता है, कितना होता है, 1 का 1, 2 का 2, अरे यही तो होता है। तो वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मास, या फिर जो आपने अभी रिलेशन की बात कर रहे हैं ना, किसके रिलेशन की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं, तो मास ही क्या है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट है। तो इसको आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। आप बोलेंगे कि सर ये अलग कैसे आ गया मॉलिक्यूलर वेट, अरे ये क्या था, मॉलिक्यूल्स का वेट ही तो है मास, तो इसलिए मॉलिक्यूलर वेट बोल दिया। और हाइड्रोजन का कितना है 2, तो वेपर डेंसिटी क्या कर सकती है, ऐसे आ सकती है, ठीक है। और ये देख लो मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लो, ये इधर चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ द वेपर डेंसिटी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ जो है वो समझिए, डेंसिटी ऑफ गैस, और डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ गैस फॉर ए वॉल्यूम, मास ऑफ गैस फॉर ए वॉल्यूम। वो कितना ले लिया हमने v, इसको भी v, और v वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो गए, n अगर 1 कर दिया तो दोनों की 1 1 मॉलिक्यूल, तो वो हट गया, तो मास ऑफ गैस ओवर मास ऑफ क्या आ गया, हाइड्रोजन गैस, इसके 2 होता है, 2 रख दिया, दैट्स इट। This is the application relation between the vapor density and what, and the molecular weight, ठीक है। समझ में आ गया क्या आपको, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें, क्या बात करें, आप ही बताओ क्या बात कर सकते हैं, और एप्लीकेशंस देखें क्या इसका। आप लोग उतारिए, इसको नोट डाउन कीजिए, समझिए। ठीक है, चलो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस थे बच्चों, ठीक है ना। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन के लॉज हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन आगे चलेंगे, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह चलेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट अगेन बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, थैंक यू वेरी मच।